हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुश शर्मा। आज हम बिजनेस लॉ से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप आपके अकाउंट्स के सिलेबस में भी है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरेटिकल थोड़ा कम बेस कम आता है। लेकिन जो उस एक्ट को अकाउंटिंग जो भी आप उसमें करते हो, अकाउंटिंग में भी उस एक्ट का भी मतलब वो जो अकाउंटिंग आप करते हो उसका बेस जो है वो भी इसी एक्ट में डिफाइंड है। जो बेसिक उसकी थ्योरी है वो इसी के अंदर डिफाइंड है, आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। पहले भी हमने इससे रिलेटेड एक जो है एमसीक्यू सेशन किया था, प्रैक्टिस सेशन किया था। अब हम जो है फर्दर क्वेश्चंस करते हैं कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द पार्टनर एज मैटर ऑफ राइट। तो इनमें से कौन सा है जो पार्टनर जो है कैन नॉट बी क्लेम्ड, मतलब वो राइट के नाम पे उसको क्लेम नहीं कर सकता। इनमें से कौन सी चीज है ना, उसको राइट के नाम पे क्लेम नहीं कर सकता। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन, राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, राइट टू हैव एक्सेस टू अकाउंट्स बुक। इनमें से कौन सा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। इनमें से कौन सा है जो पार्टनर जो है राइट की तरह उसका क्लेम नहीं ले सकता है, वो उसका राइट नहीं है, आप कह सकते हो, एग्जैक्टली ऐसा भी बोल सकते हो। तो इनमें से कौन सा है? प्रॉफिट शेयर करने का राइट उसका, रेम्युनरेशन लेने का राइट, रेम्युनरेशन को हम सैलरी भी बोलते हैं, ठीक है। राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, कि बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करे, उसका राइट। या राइट टू हैव एक्सेस टू अकाउंट्स बुक, कि उसको अकाउंट्स बुक का एक्सेस जो है वो अवेलेबल हो या ना हो, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो राइट टू हैव एक्सेस टू अकाउंट बुक, शेयर प्रॉफिट और टेक पार्ट इन बिजनेस, ये तीनों के तीनों ही उसके राइट हैं। जो नहीं है वो है ये बी। क्यों नहीं है? क्योंकि जब पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स बट नॉट रेम्युनरेशन अनलेस एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स आपस में सहमत हैं और उनका एग्रीमेंट हो जाता है तो ही रेम्युनरेशन मिलती है, उसका कोई राइट नहीं है। एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में, या वो डिसाइड कर लेते हैं आपस में तभी मिलेगा। इट इज नॉट अ राइट। हाँ, प्रॉफिट में हिस्सा लेना तो उसका राइट है, क्योंकि वो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो शेयर करेंगे ही, लेकिन रेम्युनरेशन जो है वो उसका राइट नहीं होता है। अगर एग्रीमेंट में है तो मिल जाएगी, नहीं तो उसका ही कैन नॉट क्लेम इट एज अ राइट। इट इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर टू बी कंसल्टेड इन। हर पार्टनर का राइट है, ताकि किस बारे में, इनमें से किसके बारे में, ये पूछा है कि उससे कंसल्टेंसी, उससे सलाह ली जाए, सलाह मशवरा किया जाए, बातचीत की जाए, डिस्कशन की जाए। पहला, द मैटर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंसर्न्ड पार्टनर ओनली। सिर्फ उन मैटर्स में बात करेंगे, जो उस बंदे से, उस पर्टिकुलर पार्टनर से रिलेटेड है। ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, ऑर्डिनरी मैटर्स ओनली बट नॉट फंडामेंटल मैटर्स। सिंपल मैटर में तो पूछेंगे, सलाह लेंगे, लेकिन मेन मैटर्स में, फंडामेंटल मैटर्स में कहता नहीं लेंगे। तो और लास्ट, नन ऑफ दीज एज नो सच राइट इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, कहता ऐसा कोई राइट होता ही नहीं है, ये कह रहा है वो लास्ट ऑप्शन में। तो इनमें से क्या है जो पार्टनर का राइट बनता है कि उससे सलाह मशवरा किया जाए, इसके बारे में कौन सी जो है सबसे सही एक्यूरेट स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेटमेंट है? ऑल मैटर्स इफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। वो सारे मैटर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, चाहे वो एक पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे वो दो पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे वो सभी से रिलेटेड हो, चाहे कुछ मेजर डिसीजन हो, चाहे कुछ माइनर डिसीजन हो, कोई भी काम, कोई भी कंसल्टेंसी रिगार्डिंग द बिजनेस, जिससे फर्म का बिजनेस इफेक्ट होगा, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, वो सभी के सभी
मैटर्स में पार्टनर से कंसल्टेंसी करना जरूरी है। एवरी पार्टनर, कोई एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबसे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया when on attaining the age of majority the minor admitted to the benefit of the firm decides to become a partner in a firm, he shall be liable for all acts and debts of the firm from the date of his decision to become partner. Attaining the age of majority, admission of to the benefits of the firm, attaining majority or decision to become a partner whichever is earlier. इनमें से कौन सी है वो डेट जिस डेट से वो फर्म के एक्ट्स और डेट्स के लिए लाइबल हो जाएगा। अब ये केस समझना पहले क्या हो रहा है। पहले बंदा माइनर था, उसको पार्टनर बता दिया। कुछ कंडीशंस होती हैं, वैसे तो माइनर के साथ एग्रीमेंट होता नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वो हम उसको एज अ पार्टनर ले सकते हैं। तो उसको ले लिया माइनर को पार्टनर। अब उसको पार्टनर ले लिया तो कहता है फिर वो पहले तो वो माइनर था, 18 साल से कम था। फिर वो जब उसने एज अटेन कर ली अपनी 18 ईयर्स की, है ना, वो मैच्योर हो गया, उसकी मैच्योरिटी एज आ गई उसे, तो इन दैट केस उसने तब डिसाइड कर लिया कि अब मैं फर्म में पार्टनर रहना चाहता हूं इस फर्म में। ठीक है, अब कहता है जब उसने पार्टनर एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना डिसाइड कर लिया तो उसके बाद कब से वो लाइबल हो जाएगा। देखो बेनिफिट तो वो पहले से ही ले रहा है, जब वो माइनर था और उसे पार्टनर बना लिया था, बेनिफिट तो वो तभी से ले रहा था। लेकिन कहता है अब वो लाइबल कब से होगा, फर्म के एक्ट्स के लिए, फर्म्स की डेट्स के लिए। किस डेट से होगा, जिस दिन उसने डिसीजन लिया पार्टनर बनने का, जिस दिन उसने एज मैच्योरिटी की एज या मेजॉरिटी की एज जो है अटेन कर ली, उसने बेनिफिट्स जो है उसे फर्म को मिलने लग गए थे, या मैच्योरिटी एज अटेनिंग मेजॉरिटी और डिसीजन टू बिकम अ पार्टनर विच एवर इज अर्लियर। इनमें से क्या है ऑप्शन, ये आपको बताना है। लेट्स सी किसको आता है या किसको नहीं आता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, इसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा ये, जिस दिन उसने बेनिफिट्स एडमिशन ले ली थी एज अ पार्टनर और बेनिफिट्स लेना शुरू कर दिए थे, चाहे वो माइनर ही था तब, उसी दिन से लाइबल होगा वो। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिस दिन वो उसने पार्टनर बनने का डिसीजन दिया उस दिन भी नहीं, जब वो 18 साल का हो गया, मतलब मेजॉरिटी अटेन कर ली उसने, तब भी नहीं, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन, जिस दिन से वो बेनिफिट ले रहा है, एडमिशन हो गई, एडमिशन होकर उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, उस दिन से ही वो लाइबल हो जाएगा। अब देखो, बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी अ माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ द फर्म हैज द राइट टू। अब कहता है मेजॉरिटी एज अटेन करने से पहले अगर हमने एक माइनर को एडमिट कर लिया तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। तो उसके राइट क्या क्या बनेंगे माइनर के, उस माइनर के जिसको हमने बेनिफिट्स के लिए ऐड कर लिया है। ठीक है, तो क्या है उसमें, पहला रिसीव एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑफ प्रॉफिट्स, assess and to inspect accounts of firm, sue the firm for his share of property or profits, या all of the above। इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं, वो क्या रहेंगे, वो उसके राइट रहेंगे जिसको आपने एज अ बेनिफिट्स के अंदर एडमिट कर लिया है। अभी वो उसने एज अटेन नहीं की है, वो अभी माइनर है। तो आपको समझना है, ये वाला राइट भी उसको मिलेगा, ये वाला राइट भी उसको मिलेगा, ये वाला भी उसका राइट है, ये तीनों ही उसके राइट हैं। शेयर लेगा, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और जरूरत पड़ी तो केस भी कर सकता है फर्म के ऊपर। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो ऑप्शन आपकी इस केस में सही है। फिर आ जाए, वेयर सम लॉस इज कॉज्ड टू थर्ड पार्टी ड्यू टू द फ्रॉड
of one of the partners, then the firm is। कहता है फ्रॉड हो गया किसी एक पार्टनर की वजह से, तो जो तीसरी पार्टी है, जैसे ए और बी पार्टनर हैं, उन्होंने कोई डील की सी से रिगार्डिंग बिजनेस। अब इस केस में ये बी ने, सिर्फ बी ने इसके साथ फ्रॉड कर दिया, क्योंकि डीलिंग बी कर रहा था, उसने फ्रॉड कर दिया, ऐसा मान लेते हैं। तो कहता है इन दिस केस, इनमें से कौन सी ऑप्शन में पूरी फर्म लाइबल होगी, मतलब फर्म का मतलब ए और बी दोनों लाइबल होंगे। फ्रॉड एक ही ने किया है, लिखा है यहां पे, व्हेन लॉस, सम लॉस इज कॉज्ड टू द थर्ड पार्टी ड्यू टू द फ्रॉड ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स। तो फर्म किस चीज के लिए लाइबल है? लाइबल टू द थर्ड पार्टी है या नहीं? पहली बात, लाइबिलिटी बनेगी उसकी या सिर्फ बी की बनेगी? फर्म लाइबल होने का मतलब ए प्लस बी इकट्ठे लाइबल है ना? तो ये कह रहा है पहला, नॉट लाइबल टू द थर्ड पार्टी। भाई फ्रॉड बी ने किया है तो बी लाइबल हो, ए प्लस बी क्यों हो? मतलब पार्टनरशिप फर्म क्यों हो? जिसने फ्रॉड किया है वो लाइबल हो। या एंटाइटल टू रिकवर द लॉस फ्रॉम द गिल्टी पार्टनर, कि जो फर्म है, अब यहां पे क्या है, फर्म जो है जो भी लॉस हुआ उसको जो गिल्टी पार्टनर है जिसने फ्रॉड किया उससे वो लॉस को रिकवर कर सकती है, ये राइट है उसके पास। या ए और सी दोनों ही राइट है, आपको ये समझना है। पहला कहता है फर्म, आपको बताना, देखो एक कहता है तीसरी पार्टी को लाइबल है या नहीं फर्म, ये पूछ रहा है। दूसरे में कह रहा है तीसरी पार्टी को लाइबल नहीं है, फिर कह रहा है जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया उससे जो भी लॉस हुआ उससे रिकवर करने के लिए रिकवर कर सकती है क्या? इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है ये आपको बताना, तो आपको समझना है थर्ड पार्टी को तो वो लाइबल है ही, चाहे एक बंदे ने डील किया चाहे दो बंदे ने डील किया, पर पार्टनर, वो पूरी फर्म जो है वो थर्ड पार्टी को लाइबल है। हां, दूसरा क्या है कि वो जो फ्रॉड के पैसे हैं या फ्रॉड की वजह से जो उसको लॉस हो रहा है उस फर्म को, वो जो गिल्टी पार्टनर है, जैसे इस केस में बी डील कर रहा था, बी गिल्टी है, तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो बी से रिकवर कर सकती है, ये भी उसको राइट है। तो ये दोनों है, ए और सी दोनों। थर्ड पार्टी को तो सारा क्लेम वगैरह जो भी बनता है वो तो देना ही पड़ेगा, उसके लिए तो लाइबल है ही है, लेकिन जो भी फ्रॉड की वजह से नुकसान हुआ वो गिल्टी पार्टनर से, जिस पार्टनर ने गलती की है उससे जो है उससे वो क्लेम भी ले सकते हैं। फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो स्टेटमेंट्स हैं, पहले तो उनको ध्यान से पढ़ना है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू अटेंड डिलीजेंटली टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म बिजनेस। If firm suffers some loss due to willful neglect of the partner, then he is bound to compensate the firm. Partner's duty to attend diligently cannot be excluded by an agreement to the contrary, or partner's duty to attend diligent and be excluded by an agreement to the contrary। कहता है partner's duty to attend diligent can be excluded by an agreement to the contrary, और यहां पे कहता है partner's duty to diligent cannot be excluded by an agreement। अब देखो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। इन द मीन टाइम आप देखो आंसर दो। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर, आपसे पूछा कौन सी गलत है तो हम ट्रू 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 करते हैं, कौन सी ट्रू कौन सी फॉल्स, फिर उस हिसाब से चलते हैं। पहले पढ़ती हैं, पहले फर्स्ट वाली पढ़ते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू अटेंड डिलीजेंटली टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म बिजनेस। ये तो भैया ट्रू है। डिलीजेंटली का मतलब होता है इंटेलिजेंटली, नॉर्मल सूझबूझ लगानी है, ये मतलब होता है। जानबूझ के कोई गलती नहीं करनी, मतलब नॉर्मल जो सूझबूझ होती है उसका इस्तेमाल करना है। डिलीजेंटली का मतलब ये होता है। तो हाँ जी, ये तो है ही, ड्यूटी है उसकी कि आप जो भी काम कर रहे हो फर्म के लिए कर रहे हो वो आपको अच्छे से सूझबूझ से करना है और अटेंड करना है उसे ढंग से, और ढंग से करना है। फिर कहता है अगर कोई इफ फर्म सफर्स लॉस ड्यू टू विलफुल निग्लेक्ट, जानबूझकर निग्लेक्ट किया पार्टनर ने किसी पॉइंट को, किसी चीज को, या बिजनेस में किसी डील को या पर्टिकुलर डिलीवरी को, किसी भी चीज को उसने जानबूझ के निग्लेक्ट कर दिया,
तो उसकी वजह से लॉस हो गया अगर फर्म को, तो फर्म जो है बाउंड टू कंपनसेट फ्रॉम हिम, मतलब जिस पार्टनर ने गलती की, जिस पार्टनर ने विलफुली जानबूझ के गलती की, जानबूझ के निग्लेक्ट किया चीज को, उससे वो कंपनसेशन ले सकती है। बाउंड टू कंपनसेट है ना, ले सकती है उससे कंपनसेशन ले सकती है उस पार्टनर से, तो ये भी ट्रू हो गया। फिर आया सेम स्टेटमेंट है, एक में लिखा है कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड बाय एग्रीमेंट, और एक में लिखा है कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैन बी एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। मतलब आपको देखो यहां लिखा है अटेंड डिलीजेंटली करना है, ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, पर कहता है इसको हम कोई एग्रीमेंट बनाए, मतलब ये दो स्टेटमेंट है, कोई एग्रीमेंट बनाए और कोई इसमें टर्म्स एंड कंडीशन बना दें, और इसकी जो ये ड्यूटी है इससे इसको फ्री कर सकते हैं, ये कह रहा है ये पार्टनर्स ड्यूटी टू अटेंड कैन नॉट, ये कहता है कैन नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। एग्रीमेंट बना के ये अटेंड डिलीजेंटली वाली जो उसकी ड्यूटी है उसको हम जो है उससे उसे फ्री नहीं कर सकते, ये कहता है, और इसमें कहता है फ्री कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता जिससे उसे अटेंड डिलीजेंटली चीजें करने से, डिलीजेंटली फर्म का काम करने से, है ना, नॉर्मल सूझबूझ का इस्तेमाल करने से हम रोक सके, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, ठीक है। टू अटेंड डिलीजेंटली कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड इज नॉट ट्रू, ठीक है। यहां पे देखो कैन बी एक्सक्लूडेड, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। अब पार्टनर्स ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट इज प्रोवाइडेड इन, पार्टनर की ड्यूटी पर्सनल प्रॉफिट से रिलेटेड, मतलब पार्टनर क्या करता है, पार्टनर कुछ ऐसा काम करता है जिससे पर्सनल प्रॉफिट होता है, सेम काम जो पार्टनरशिप में कर रहा है, अगर वो पर्सनल लेवल पे करता है और उसे प्रॉफिट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कहां पे, ड्यूटीज जो है उसकी ऐसे पर्सनल प्रॉफिट से रिलेटेड, वो कहां पे मेंशन्ड है, सेक्शन 16A में, 16B में, 10 में, या सेक्शन 11 में, इनमें से कौन से सेक्शन में इस पर्सनल प्रॉफिट से रिलेटेड ड्यूटीज, पार्टनर की जो ड्यूटीज हैं वो मेंशन्ड है, ये आपको बताना है। तो पढ़ो जरा क्वेश्चन ध्यान से और फिर बताओ मुझे क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, बताओ, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, कौन सा सेक्शन हो सकता है। तो इसमें जो सेक्शन है आपका सेक्शन 16A के अंदर ये डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, पार्टनर्स ड्यूटी फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स, ठीक है। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ सेम नेचर एज कंपीटिंग विद द फर्म, फर्म जो काम कर रही है वैसा ही कोई काम पार्टनर भी करी जा रहा है, ठीक है। ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे द फर्म ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस, तो वो जो भी पर्सनल प्रॉफिट उसने कमाया उस बिजनेस से रिलेटेड वो उसे फर्म को देना पड़ेगा, वो अकेले उसको नहीं रख सकता है। तो ऐसा ये सेक्शन 16A में इससे रिलेटेड सारी चीजें डिफाइन की गई हैं पर्सनल प्रॉफिट से रिलेटेड। आई होप पर्सनल प्रॉफिट आपको समझ आ गया क्या है, कि पार्टनर जो है वो क्या करता है, पार्टनर जो है सेम काम कर रहा है, ठीक है, बट उसका पता नहीं है, फर्म से हटके सेम ही काम कर रहा है, सेम ही नेचर का काम कर रहा है और वहां से प्रॉफिट कमा रहा है और वो पर्सनल प्रॉफिट है उसका, लेकिन उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो पर्सनल प्रॉफिट है वो फर्म को दे, बिकॉज वो एक ही काम ऐसे नहीं कर सकता ना, फर्म के नाम पे ही काम करे तो इट्स फाइन, फर्म के नाम पे सेम काम नहीं कर सकता पार्टनर, ठीक है, सेम काम ही नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा कोई काम वो करे और उससे उसे प्रॉफिट हो तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को दे, फर्म में डाल दे उस प्रॉफिट को, ठीक है जी। अब आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप विद माइनर एज अ पार्टनर इज करेक्ट। माइनर को पार्टनर लेना है और नई पार्टनरशिप बनानी है, इसमें से कौन सी चीज सही है। इट कैन बी फॉर्म्ड विद वन मेजर एंड ऑल अदर माइनर्स, एक मेजर हो बाकी सब माइनर हो। इट कैन बी फॉर्म्ड विद वन माइनर एंड मिनिमम 2 अदर मेजर, मतलब एक माइनर हो और कम से कम 2 और मेजर हो,
फिर इट कैन बी फॉर्म्ड विद मिनिमम 2 मेजर्स एंड द माइनर ओनली एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। कहता है कि क्या हो सकता है, 2 मिनिमम मेजर हो सकते हैं और माइनर को आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, एडमिट कर सकते हो बेनिफिट्स के लिए, या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग पार्टनरशिप बनानी है नई, और किसके साथ बनानी है, किसी माइनर के साथ बनानी है। माइनर आपको पता ही होगा 18 साल से 18 ईयर से कम को माइनर हम कहते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है मतलब सही है, कौन सी ऑप्शन। तो आपको समझना है, मैंने आपको बोला था इन सर्टेन कंडीशंस उसको हम एडमिट कर लेते हैं, बट वो कुछ सर्टेन कंडीशन होते हैं, बट नॉर्मली नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ट्रू नहीं है, बिकॉज as partnership agreement for a new firm taking minor as a partner is void। ऐसा बन ही नहीं सकता, void है। ठीक है, लॉ की नजरों में ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ले ही नहीं सकते उसको, तो ध्यान रखना है। वो सर्टेन कुछ एक्सेप्शंस है, न्यू फर्म में नहीं है, वो नई फर्म नहीं बन सकती है, यहां न्यू फर्म की बात हो रही है, तो उस चीज को ध्यान रखना है। वो जो आप एडमिट करते भी हो अगर कहीं, तो वो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, लेकिन उनका अभी वो नई फर्म में नहीं ऐसा कुछ भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, फिर चले नेक्स्ट। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर। क्या ड्यूटी है? टू यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, टू यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस फर्म्स बिजनेस, to account for personal profits made by using partnership property, both of these या none of these। कहता है एक पार्टनर की ड्यूटी है, पहला पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी का यूज करे एक्सक्लूसिवली, किस लिए? फर्म के बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए नहीं। फर्म का कोई काम है तो पार्टनर की ड्यूटी बनती है जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म के काम के लिए ही इस्तेमाल करे, एक्सक्लूसिवली, टोटली, सब कुछ उस पार्टनरशिप फर्म की डेवलपमेंट के लिए, उस बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए ही जो है पार्टनर जिम्मेदार होते हैं। सारे पार्टनर, एवरी पार्टनर, ईच एंड एवरी पार्टनर। ठीक है, एवरीवन। दूसरा कहता है अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स मेड बाय यूजिंग पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। कहता पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से उसने कुछ पर्सनल प्रॉफिट कमा लिए, बना लिए, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल है। मींस वो प्रॉफिट भी, जैसे हमने किया था ना, पर्सनल प्रॉफिट कमा ले तो क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। वो अकाउंटेबिलिटी है उसकी, उसको कहते हैं अकाउंटेबल होना, अकाउंटेबिलिटी। तो दोनों इसकी ड्यूटी है। एक पहले तो जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, अब ये दोनों, इसमें बोथ ऑफ दीज इज राइट। ठीक है, दोनों ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोनों? देखो बहुत सिंपल है। पहला तो ये तो ड्यूटी है ही ना, उसकी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो पार्टनरशिप की डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए लगाएगा। ये तो उसका मेन जो है, मेन काम ही उसका ये है, बिजनेस बढ़ाने के लिए तो काम करेगा। तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप की डेवलपमेंट के लिए लगाएगा एक्सक्लूसिवली, और उससे कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि पहली ड्यूटी। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा भी लिया उसने, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल कैसे है? वो उसकी ड्यूटी बनती है, वो प्रॉफिट वो फर्म को देगा। ये सब डिफाइंड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। तो आंसर जो है आपका क्या बनेगा? बोथ, है ना, बोथ ऑफ दीज। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट जो है नहीं है, वैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पार्टनरशिप आपने अकाउंट्स अगर कर रखा है +2 में तो सब ये आपको मालूम ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी भूल गए हो तो चलो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स। कहता है अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं है,
वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मतलब होता है जो भी आपकी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो रिटर्न में लिखी हुई है ना? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंट है, कोई भी एग्रीमेंट आपने नहीं किया, तो उसमें क्या होता है, उसमें कई चीजें जो है आपको एज्यूम करनी पड़ती होती हैं। अगर ये एब्सेंट है तो अब इसमें पहला आपसे पूछा, कैसे पूछा है कि प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ सॉरी कि पार्टनर्स जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा तो कैसे बांटेंगे आपस में, ये बोला है। इक्वली बांटेंगे, इन रेशो ऑफ कैपिटल बांटेंगे, इन द राशन नहीं, रेशो होगा ये भी, रेशो ऑफ लोन एडवांस। अगर उन्होंने कोई लोन एडवांस किया तो उस रेशो में, एज डिसाइडेड बाय रजिस्ट्रार, जिसने रजिस्टर किया है, रजिस्ट्रार है जो, वो डिसाइड करेगा। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। इन दैट केस कुछ चीजें एज्यूम्ड होती हैं, उन्हीं में से एक चीज आपसे पूछी हुई है कि वो प्रॉफिट जो है वो कैसे शेयर करेगा, इक्वली कैपिटल के रेशो में, जो कैपिटल उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया उस रेशो में, अगर उन्होंने लोन कोई एडवांस किया है तो उस रेशो में, है ना, या जो है रजिस्ट्रार वो डिसाइड करेगा। तो ये आपको बताना है। आई थिंक सबसे इजी है ये क्वेश्चन आज का, सबसे इजी क्वेश्चन। सबसे पहले यही सीखते हैं हम +2 में पार्टनरशिप के अंदर कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड है नहीं, एब्सेंट है, बनाई नहीं, तो पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो उसको कैसे शेयर करेंगे? वो इक्वली शेयर करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। और एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग शेयर करेंगे। तो ये आपका इंडियन पार्टनरशिप जो एक्ट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, आपके एमसीक्यूज थे, पहले भी हमने किए थे। तो नेक्स्ट ऐसे ही कुछ और जो है आपके कॉमन जो लॉज हैं, बिजनेस लॉज हैं, वो आपके आते रहे, मतलब अलग अलग तरह के लॉज जो हैं, जितने भी बिजनेस लॉ, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी किया, पार्टनरशिप एक्ट भी किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी किया, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी किया था, आई थिंक एक आधा और कोई किया था हमने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी किया था। तो ये सारे एक्ट्स जो हैं वो मैं आपको 1 by 1 इनमें से क्वेश्चंस लाता रहूंगा, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो बारी बारी से हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर हो जाएं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।